हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शिफ्ट नंबर 2 के सवाल को। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 में जो पेपर हुआ था एसएससी सीएचएसएल 2023 9 मार्च, इसका पहले वाले वीडियो में हमने शिफ्ट 1 को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो अगर आप उसको पहले देखते हैं तो इस वाले शिफ्ट को सॉल्व करने पर आपको 60% का फायदा हो जाएगा। पूरे के पूरे 60% का फायदा होने वाला है आपको। तो अगर वो वाला नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे 25 सवालों को करने वाले हैं। तो आज हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि नीचे दिए गए तालिका में दो कंपनियों जे और के है, जिसमें 5 वर्षों में कार के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक बात है कि नहीं। उसके बाद कुछ कंडीशन दे रखा है कि L1 की जो कंपनी है ना, सभी वर्षों में जे द्वारा कार की कुल उत्पादन, यहां पर जे द्वारा कार का कुल उत्पादन दिया गया है। और L2 में लिखा गया है कि सभी वर्षों में के द्वारा कार का कुल उत्पादन, कार का यहां पर L2 में जो ये L2 है, यहां पर के द्वारा कार का कुल उत्पादन दिया गया है। और आपसे किसका मान पूछ रहा है, तो आपसे मान पूछ रहा है कि L2 माइनस L1 का मान कितना होगा। तो L2 मेरा ये है, तो इन सभी वैल्यू को जोड़ देना है और इन सभी वैल्यू को जोड़ देना है। तो इससे इसको हम घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए आराम से। कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहां पर देखिए 6 5 11, 6 5 11 12 कितना हो जाएगा 23, 6 5 11 12 23, 23 का मतलब हो गया यहाँ पर 230, हुआ कि नहीं 230। और यहाँ पर देखिए 70 कितना हो गया 300 और 100 400। तो टोटल मेरा यहाँ पर आ गया आपका 400 L2 वाला में। ठीक बात है कि नहीं 400। उसके बाद यहाँ पर L2 माइनस L1 चाहिए, तो L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 और 4 हो जाएगा 24, 24 और 3 27 और 2 हो गया 29, 29 का मतलब हो गया 290 आपका। तो जब घटा देंगे तो 0 से 0 घट जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। ठीक है, उम्मीद कर रहे ये चीजें, इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होता, जैसा सवाल दिया जाता है ना उसको करना रहता है। ठीक है, तो जितने सवाल आप करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस बन जाएगा सवालों को पकड़ने में। ठीक है, अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए ठीक है, अब देखिए ये 24 नंबर का सवाल है। 24 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों, कुछ LMNOP कंपनी 5 तो है, और इसमें बाइक और कारों को बिक्री को दर्शाया गया है। इसमें ये कुछ डायग्राम टाइप में दिया गया है और बाइक और कार के बिक्री को दर्शाया गया। ये जो ब्लू वाले लाइन आप देख पा रहे हैं ये किसका है, नीचे दे दिया ये कार वाला है और रेड वाला आपका बाइक है। ठीक है, अगला कंडीशन कुछ दिया होगा तो बोल रहा है देखिए कंपनी L और M द्वारा, इस सवाल में जो है ना, इस सवाल में आपको सही ढूंढना है। ठीक है, एक लाइन यहां पर मिसिंग है। यहां पर इस सवाल में आपको यह पता करना है कि ये दो जो कंडीशन दिया गया ना, इसमें दोनों में से सही कौन वाला है। ठीक बात है कि नहीं। पहला दिया गया है कि कंपनी L और M द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री, L और M कहां है मेरा, L ये है और M है, इन्होंने जितना बाइक बेचा है। ठीक है, और कंपनी P और Q द्वारा की गई कारों की कुल बिक्री का 45.88% है। यानी कि पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू, इसमें कार जो बेचे गए, देखिए पहला बार में एल और एम ने बाइक बेचा और दूसरा में पी और क्यू ने कार बेचा, और दोनों का जो प्रतिशत हुआ ना वो इतना दे रखा है सवाल। तो आपको चेक करना है कि इतना है कि नहीं। तो एल और एम में देखिए कितने कार है। आप पहले बार में तो क्या पूछा गया, बाइक पूछा गया, तो बाइक मेरा क्या है रेड वाला है, तो रेड वाला ये लाइन है बाइक। तो बाइक यहां पर एल ने पहले 500 बेचा, फिर 450, तो कितना हो गया 500 450 हो गया 950, यहां पर 950 हो जाएगा बटे यहां पर कार बिक्री किया गया है पी और क्यू में, तो 9 8 कितना हो जाएगा 1700। इसका परसेंटेज में इसको बदलना है तो 100% से गुना करना पड़ता है, तो गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 17 से इसको भगा कीजिए तो 17 5 85 यहां पर, तो 10 बचेगा, फिर 100 हो जाएगा, तो 17 छो 102 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 5 85 फिर आ गया, तो आपका देखिए 55 आ गया। लेकिन सवाल में 45 दिया हुआ था, यानी कि पहला नंबर आपका क्या हो गया, यहां पर कंडीशन गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन को देख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि ये 2 नंबर है कि बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का इतना परसेंट है। ठीक है, 77.5% है। तो ये देखिए बाइकों की कुल बिक्री यानी कि जितना भी बाइक इसमें बेचे गए, तो ये रेड वाले को कुल बिक्री के सभी को जोड़ना होगा। तो 500 और 400 950, देखिए 500 और 400 950, और यहाँ पर 50 ले लेंगे तो 1000 और 600 या 1600 हो जाएगा, 16 4 20, 2000 और 3 2300, 23 और 8 कितना हो जाता आपका 23 और 7 हो जाएगा 30 और 1 3100। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर 3100 बाइक बेच दिया गया है। और आप हमेशा याद रखिएगा जिसके पहले का लिखा जाता है ना कारों की, तो कारों की कुल बिक्री कितना है, तो नीचे रह जाएगा मेरा कार यहाँ पर देखिए कार कितना है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1000 और यहाँ पर 500 1500
1500 और 50 हो जाएगा 1600, 16 4 20 3 2300 हो जाएगा। 23 और 9 कितना होता है? 23 और 23, देखिए 23 और 9 को जोड़ेंगे तो 23 और 7 पहले हो जाएगा 30, 30 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 32 और 8 हो जाएगा 40, यानी कि 4000 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, तो फिर 4 सत्ते 28, तो फिर यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 7 28 2 बचेगा, तो फिर पॉइंट लगेगा तो 4 पंचे 20, यानी कि 77.5, तो 77.5 यानी कि ये टर्म आपका सही है। तो ऑप्शन कोड बोथ ए एंड 2 सही है, नहीं है, बिल्कुल ओनली 2 नंबर सही है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करें इसमें इस सवाल में थोड़ा सा हमने टाइम लिया है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। कंडीशन को पढ़ना रहता है और करना होता है, ठीक है। अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए आज ये आप 23 नंबर सवाल, आज हमने पीछे से ही मतलब उठाए हैं सवाल को, मतलब जितने भी डीआई के डायग्राम वाले सवाल हैं ना उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वृत्त आरेख में एक परीक्षा में 5 लड़कों की कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। इस परीक्षा में इन लड़कों के कुल अंक 800 है, कुल अंक 800 है, तो रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? रोहित के अंक राजू के अंक से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो यहां पर ढूंढिए कि रोहित कहां है। रोहित यहां पर है और राजू कहां है? मेरा राजू यहां पर 20 है, तो रोहित के अंक यानी कि ROHIT, रोहित के अंक राजू के अंक से, ठीक है। तो रोहित का अंक कितना है? 15% है, इसका 20% है। अगर इसको हम रेशियो में ले लेंगे ना, रेशियो में अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15। रोहित का अंक राजू के अंक से कितना कम है? तो आप बोलेंगे इसका 4 है, इसका 3 है, कम कितना है? 1 कम है। किससे? राजू से, तो राजू मेरा नीचे रहेगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100%, 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में कितने परसेंट कम है आपका? 25%, तो 25% यहां पर आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। प्रतिशत निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू का कोई जरूरत नहीं, इसका रेशियो निकाल के आप निकाल सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहीं पे कर सकते हैं कि ये रोहित है, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो ये रोहित राजू से कितना कम है? 1 कम है। किससे? तो जिससे बोलेगा उसको नीचे रखना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अब 22 नंबर सवाल। अब खत्म हो जाएगा डायग्राम वाली सवाल, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में 2 डायग्राम के सवाल नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो अंत में वीडियो कट गया था, ठीक है। तो उन सभी सवालों को भी करा देंगे, सेम टू सेम था, कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है। देखिए यहां पर पूछ रहा क्या कि निम्नलिखित रेखा आरेख में लोगों के एक समूह के पसंदीदा रंग को दर्शाया गया है। पसंदीदा रंग दर्शाया गया है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत लोगों का काला रंग पसंद है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको काला रंग पसंद है? आपको पूछा किसमें है? प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में ही हम बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ढूंढिए कि काला रंग कहां है। ब्लैक आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। ब्लैक देखिए यहां पर, तो ब्लैक पूछ रहा है। तो ब्लैक कितने लोगों को पसंद है? 10 लोगों को, 10 लोगों को ब्लैक पसंद है, 10 लोगों को ब्लैक पसंद है। तो प्रतिशत निकालना है ना, तो टोटल जितने भी लोग हैं ना उनमें से 10 लोगों को ब्लैक पसंद है, तो प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में कितना? तो टोटल लोग से लाना पड़ेगा। तो टोटल कितना आदमी है देख लीजिए, यहां पर देखिए 10 और 12 8 20, कितना हो गया? 30 यहां पर हो गया, 30 यहां पर हो गया, और 6 3 9 और 1 10, 30 और 10 40, और 8 और 10 50, यानी कि टोटल हो गया 50। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना कर दीजिए आप। 50 दूने 100, 10 दूने हो जाएगा 20%, यानी कि 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो जिसको काला पसंद है रंग। अब 20% का मतलब यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मतलब मेंसुरेशन में, मतलब एडवांस वाले में, ठीक है। आप देखिए सवाल क्या कहता है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्त शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सवाल समझने का कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं आपको आसानी के लिए। ये एक शंकु है, इसी टाइप से तो शंकु होता है, ये टाइप से, ठीक है। तो शंकु की क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार, शंकु का आधार किस प्रकार से होता है? शंकु का आधार हमेशा वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार यानी कि बर्थडे टोपी, बर्थडे कैप जो मेरा रहता है, तो नीचे वाला पोर्शन कैसा रहता है? वृत्त के जैसा। तो उसका परिधि दे रखा है 88, तो यानी कि 2πr, वृत्त का परिधि बराबर 2πr। अगर 88 दे रखा है तो एक बात बताइए 88, तो यहां से आप r निकाल सकते हैं। तो r बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 14 हो जाएगा। कैसे? देखिए 2 × पाई का मान 22/7 होता है, r का
का पता करना, आर को रहने देंगे, यहाँ पर 88, ठीक है। अब देखिए 11 दूने 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूने 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ये पट्टी जाकर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 1 के 4, 4 4 16, तो कितना हो गया, r बराबर 14 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर r बराबर, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब 2 दूगने 4 गुना होगा कि नहीं, 4 गुना होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 8 सत्ते 56 यहाँ पर गुना होगा, और यहाँ गुना में है तो ये नीचे भागा में आ जाएगा, तो नीचे 2 दूगने 4, 4 14 चौके 56 काट देगा, ठीक है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गया, यानी कि r का वैल्यू मेरा 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ कंडीशन होता है। अगर ये मेरा ब्रीथ है, ठीक है, ये ब्रीथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, इसको हम आर कहते हैं, तो आर आपको पता हो गया कितना है, 14, आर आपको पता है 14। अब सवाल में आपको दिया गया है कि ऊंचाई जो है ना, इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई आपका कितना है, 28 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल, यानी कि ये वाला तिर्यक ऊंचाई आपको चाहिए, ठीक है, पाई आर एल तिर्यक ऊंचाई। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन ही रहा है ना, ऐसे करके यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये अगर मेरा 14 है, ये अगर 28 है, तो यहाँ पर तो कोई ट्रिपलेट काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि अगर बड़ा वाला भुजा चाहिए तो इसका मान का स्क्वायर करके और इसका मान का स्क्वायर करके अंडर रूट में दोनों का जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन उतना करने जाइएगा 28 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो दिमाग तो खराब होगा। एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको रेशियो ले लीजिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसको निकालेंगे तो क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, एच यानी कि अभी तो तिर्यक ऊंचाई है ना, तो अभी तिर्यक ऊंचाई, तो ये मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये मेरा आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एच का मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, हम एक स्टेप लिखते हैं, तो 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5, तो ये मेरा अंडर रूट में 5 है। तो क्या ये अंडर रूट में 5 है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 14 का रेशियो लिया है, तो ये 1 गुना 14 है, ये 14 का कितना गुना है, 14 गुना 2, तभी तो 28 बन रहा था, तो ये भी मेरा 14 आगे कर दिया, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 रूट 5, यानी कि एल बराबर कितना हो गया, 14 रूट 5 हो गया, ठीक है। इस बात, इतनी सी बात है, आप समझ पाए होंगे। अब पूछा क्या गया है, पाई आर एल, तो पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर का मान आपको पता है, आर बराबर कितना है मेरा 14, तो 14 रख दीजिए। उसके बाद एल अभी निकाले हैं 14 इंटू, यहाँ पर बीच में इंटू है हर जगह, ठीक है, कितना रखे हैं 14 इंटू रूट 5, तो आप देखिए 7 दूने 14, 14 दूने 28, यानी कि 22 इंटू 28 रूट 5। 28 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 28 दूने 56 के 6 हाथ में रहा 5, 28 दूने 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 4, 60 और 61, और अंतिम में क्या बचा है रूट 5, तो 616 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा आंसर, ठीक है, 616। उम्मीद करें इतनी सी बातें आपको समझ में आया होगा। आपको एक चीज याद रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पाई आर एल है। तो पाई का मान आपको पता है, आर अपने यहां से निकाल दिया कि आधार का परिधि का मतलब क्या है, वृत्त का परिधि होता है, तो वहां से आप आर का मान को फाइंड कर लेके 14 हुआ। अब आपको चाहिए क्या था, एल। एल हम कहां से निकाल सकते हैं, तो ये शंकु के अंदर वाली ये जो चीज मिला ना, इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप दे रहा है, तो हम निकाल दिए इस प्रकार से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, बहुत बेहतरीन सा सवाल। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण 55 डिग्री है, तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा, ठीक है। बातों को समझने का कोशिश कीजिए। सवाल क्या पूछा है कि यदि किसी वृत्त, यानी कि एक मेरा वृत्त है, ठीक है, एक मेरा वृत्त है, इस प्रकार से वृत्त है, इसकी जो यहां पर जीवा है ना, इसकी जीवा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। वृत्त मान लेते कि यहां पर एक जीवा है, तो दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण 55 डिग्री बनाया जाता है, दीर्घ चाप। तो ये अगर जीवा है तो इसका ये वाला चाप क्या होगा, ये लघु होगा। लघु मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब बड़ा होता है, यानी कि ये ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा। तो दीर्घ चाप पर कह रहा है कि 55 डिग्री का कोण बन रहा है, 55 डिग्री का। तो मान लेते कि यहाँ पर कोण बन रहा है आपका, ठीक है, 55 डिग्री। यहाँ पर अगर 55 डिग्री का कोण बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 55 डिग्री बनने दीजिए। अब सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, मान लेते ये केंद्र है, केंद्र पर समान जीवा द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा। यहाँ पर आंतरिक कोण कितना होगा, यानी कि ये पूछा है, ठीक है। तो इसका 1 सेकंड में आंसर देखिए। जब कभी भी आपको इस टाइप से पूछा जाए कि एक जीवा दिया गया है, इस पर एक केंद्र मतलब वृत्त का जो है ना, वहां पर परिधि पर कुछ कोण बन रहा है, ठीक है, परिधि पर कुछ कोण बन रहा है, एक जीवा, और एक जीवा द्वारा सेम, जब यहाँ पर मान लेते कि ये अगर थीटा बन रहा है ना, तो अगर वृत्त का केंद्र से सेम जीवा पर कोण बनाया जाता है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है 2 थीटा,
ठीक है, 2 थीटा, ये नियम है। तो जैसे यहाँ पर 55 है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 55 बराबर कितना हो जाएगा तो 110 डिग्री। तो इसका कोण कितना बनेगा आपका 110 डिग्री। ये सी डी नंबर आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि एक बात को समझ लीजिए कि एक जीवा है, ठीक है, इस पर यहां पर बनाया गया 55 डिग्री, तो सेम जीवा से जब वृत्त के केंद्र पर बनाएगा तो ये अगर मेरा थीटा होगा तो ये केंद्र वाला 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है जिसकी जीवा एक्स वाई इस वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक्स वाई की लंबाई कितनी है? ठीक है, एक्स वाई की लंबाई कितनी है? आपको मैंने कल बताया था 2 कंडीशन। क्या कंडीशन आपको याद होगा कि हमने आपको कल बताया था कि जब कोई वृत्त पर जब आंतरिक कोण 180 डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री, तो इसका व्यास यानी कि ये जो जीवा है ना, इसका जीवा बराबर व्यास होता है, जीवा बराबर व्यास होता है। इतनी सी बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और एक कंडीशन बताए थे कि जब कभी भी ये जीवा अर्धवृत्त पर यानी कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है वही कहां चला गया, हाँ, तो ये जो इसका जीवा है ना, ये जीवा बराबर व्यास होता है, ये आपको पता होगा, जीवा बराबर ही व्यास होता है। ठीक है, तो इस सवाल में जैसे कहता है कि जीवा एक्स वाई वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो जीवा की लंबाई पूछा गया है, जीवा की लंबाई। अब जीवा की लंबाई ये वाला पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 है, यानी कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर अगर मेरा 88 है तो आर बराबर यहां से 14 होगा। पिछले क्लास में मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 14 कैसे हो रहा है। तो अगर मेरा आधा यहां पर 14 है तो पूरा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर यहां से यहां तक मेरा त्रिज्या अगर 14 है तो पूरा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसका क्या पूछा गया कि एक्स वाई की लंबाई, यानी कि ये एक्स वाई की लंबाई कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, आपको जिससे मैंने कंसेप्ट पढ़ाया ना, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरा? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? बातों को समझने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त है, एक वृत्त इस प्रकार से है और दूसरा वृत्त ऐसे काटा है ना कि इसका देखिए इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि इसका ये केंद्र है तो यहां से मतलब इस प्रकार से गया है, इसका ये केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, ये केंद्र कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया। हम 2 ब्रिज ले लेते हैं, यहां पर हम ब्रिज ले लेते हैं। तो देखिए पहला क्या कहता कि एक कोई जो ये जो वृत्त है ना, इसको दूसरा वाला वृत्त इस प्रकार से काटा है कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा, तो इसका केंद्र कहां है, यहां पर है। तो इस वृत्त का केंद्र कहां होगा, इस बात को समझिए। इस प्रकार से भैया देखिए, इस प्रकार से अब समझ लीजिए, इस वृत्त का केंद्र यहां पर है और ये वाले वृत्त का केंद्र यहां पर है। तो यही तो कह रहा कि एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद क्या है कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रही है, क्या है, गुजरता है। तो एक दूसरे के यानी कि अगर मैं हटा दूं इसको, अगर आपका अभी आप मान लीजिए कि अभी आप इस चीज को बंद कर देते हैं, ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को, नहीं तो फिर आपको लगेगा क्या हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं, कैसे नहीं होगा भैया, एक बात समझिए, अगर मैं इसको हटा दूं ना, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तो इस वृत्त का केंद्र कहां है, यहीं पे है कि नहीं। तो ये वाला वृत्त देखिए केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो उसी प्रकार से अगर इसको भी हटा देंगे तो इस वृत्त का केंद्र यहां पर होगा और ये भी गुजर रहा है इसके केंद्र से। तो बस इतनी सी बात थी और कोई ज्यादा बात है नहीं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा, केंद्र से होकर गुजरती है तो वृत्त के उभयनिष्ठ जीवा क्या होगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मान लेते कि ये मेरा जीवा है, यहां से इस जीवा की लंबाई पूछ रहे हैं। तो वृत्त मेरा टेढ़ा बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सीधा कर लेते हैं ताकि आपको चीजें आसानी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, एक छोटा सा ब्रिज लेना होगा उसके सेम टू सेम आकार का।
नहीं तो काम बनेगा नहीं, सेम टू सेम आकार का, बस बस वेरी गुड, क्योंकि टेढ़ा बन जा रहा था। हाँ अब ठीक है, ठीक है, देखिए दोनों केंद्र से होकर गुजर रहा है, थोड़ा सा समझाने के लिए माफ कीजिएगा। और इसका जो एक बोल रहा है कि उभयनिष्ठ, यानी कि यहां से ये जो जीवा है ना, ये उभयनिष्ठ, इसका लंबाई पूछ रहा है। तो बातों को समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। ये एक केंद्र है और यहां से ये केंद्र है, इसको दोनों को मिला दिए हम कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि अगर यहां से मैं एक त्रिज्या खींचूं, अगर यहां से हम इसको, इस वाले वृत्त की बात कर रहे हैं, इस वाले, तो यहां से ये मेरा 6 सेंटीमीटर बनेगा, इस वाले वृत्त। और इस वाले वृत्त की बात करें तो ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लेते कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा हमने खींचा है ना, इसको mn नाम दे देते हैं, mn। तो अगर देखिए ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर है, ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर, तो एक बात बताइए, अगर ये जैसे खींचा गया ना, तो ये मेरा अगर 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये जो 6 सेंटीमीटर है, तो ये इस वृत्त का तो भी, ये भी तो वही है ना, सेम टू सेम लाइन वाला, ये भी तो वही है ना, यहां से यहां तक वाले, ठीक है। और इस वृत्त का भी यहां से देखिए खींचा गया यहां तक, इस वृत्त को यहां से यहां तक, यानी कि ये भी, तो ये पूरा भुजा मेरा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर एक त्रिभुज बन गया, देखिए ये वाला बन गया। कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो सवाल में समबाहु त्रिभुज का मकसद नहीं है, सवाल बोल रहा है कि ये जो उभयनिष्ठ आपने जीवा डाला है, इसकी लंबाई क्या होगा। तो जब किसी वृत्त के उभयनिष्ठ डाला जाता है ना, तो देखिए इसको 2 बराबर भागों में तोड़ देता है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा तो पता चल गया। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यानी कि इस वाला मिल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है ना, वो होता है √3/2 इंटू ए का मतलब भुजा, तो एक भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये मान आएगा यहां से यहां तक की दूरी, तो हमको पूरा मान चाहिए, तो आगे क्या करेंगे, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पर √3/2 और इंटू भुजा मेरा कितना है, ए बराबर 6 है, तो 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 6√3। ये मेरा आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इतनी सी बातें समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पाए होंगे, बहुत कुछ ज्यादा नहीं था। सवाल पूछ रहा था कि 2 वृत्त ऐसे हैं जिसको एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो गुजार दिए। उसके बाद पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त का। अब एक चीज बताइए आप कि अगर यहां से ये 6 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या दिक्कत है, 6 ही ना होगा, ये भी तो एक त्रिज्या है ना, तो ये भी 6 होगा, उधर से भी 6, तो 6 हो गया। अब आपको पता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज का रूप ले लिया, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा पता है, तो उसका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा ए मान लिए, तो ए भुजा मेरा कितना है, 6 है, तो बस लगा दिए। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, तो निकला। हमको चाहिए क्या, पूछ रहा था कि जीवा के उभयनिष्ठ जीवा जो हमने डाला है ना यहां से यहां तक, वो आपका लंबाई पूछ रहा था, तो 2 से गुना कर दिया, 6√3। उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको किस प्रकार से पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया है कि त्रिभुज STU में x और y क्रमशः भुजाओं ST और SU पर स्थित बिंदु है, XY, TU के समांतर है। यदि SX अनुपात XT बराबर 2:5 है और UY बराबर 20 है, तो SU का मान क्या होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। एक कोई त्रिभुज है STU, ठीक है, इसको बना देते हैं हम यहाँ पर, आपको पता होगा सारी चीजें अभी। STU, ठीक है, STU कोई त्रिभुज है। उसके बाद ये सवाल क्या कह रहा है कि STU x और y क्रमशः, x और y यानी कि x और y यहां पर एक डाला गया है लाइन, ठीक है, XY, जो कि कहां पर स्थित है, ST और SU पर स्थित है। इतनी सी बातें क्लियर है। आगे अब कहा जा रहा है कि XY मतलब यहां पर XY, ठीक है, XY कहां है, ये XY, TU के समांतर है, यानी कि ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। तो ये दोनों अगर समांतर है तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का एक नियम होता है, यानी कि एक छोटे वाले त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये छोटे वाले SXY यानी कि SXY समरूप होते हैं किसके, यहां पर STU के हो जाएगा, त्रिभुज STU के, ठीक है। और जब इस चीज को आप फॉलो कराते हैं, आगे कुछ पूछा गया उसको देख लीजिए कि SX बराबर दे रखा है, यानी कि SX बराबर दे रखा है 2, ठीक है, और XT यानी कि XT यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि UY बराबर 20 दे रखा है, तो आपको पता होगा कि ये जो बराबर होता है ना, ये किस प्रकार से होता है कि SX बराबर
x मतलब बटे x बटे t ये बराबर होता है s बटे y बटे u का, ठीक है। तो इधर का जितना वैल्यू होगा उतना भी इधर का ही वैल्यू होगा। तो जैसे एस एक्स बराबर 2 रखा है यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहां से यहां तक के वैल्यू 5 है तो यहां से यहां तक की वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल क्या कहता है कि यू वाई बराबर 5 नहीं 20 है, तो 20, तो इससे कितना गुना ज्यादा, 4 गुना, तो इससे भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब आपसे पूछा क्या गया है कि एस यू की मान कितना होगा, यानी कि पूरा लंबा वाला पूछा है। तो यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक 20, तो टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। 20 और 8 28 आपका ये वाला आंसर। इतनी सी बात है, उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अब सारी चीजें खत्म हो चुका। अब यहां पर देखिए इस टाइप के सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलता है। इसका आंसर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। चुटकियों में किस प्रकार से, हम आपको बेसिक से भी बता देंगे। इस टाइप से जब आपको सवाल पूछे जाए ना, 2-3 कंडीशन होते हैं। कभी आपको ऊपर माइनस नीचे प्लस देगा, और जैसे 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर दिया गया है ना, 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर ये दिया गया, कोई दिक्कत बोलिए हम एन मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, और 1 बटे साइन एक्स जैसे दिया गया है, तो कभी कभार आपको यही वाला दे देगा कि 1 माइनस कॉस एक्स दे देगा, और नीचे क्या करेगा 1 प्लस कॉस एक्स दे देता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज याद रखिए कि जब कभी भी आपको इस टाइप की चीजें सॉल्व करना रहेगा, जब साइन में रहेगा ना, तो इसका आंसर होता है 1 माइनस साइन ए है तो ए बटे कॉस ए, इसका आंसर होता है, ठीक है इसका। और जब यहां पर कॉस रहेगा, मान लेते कि 1 माइनस अगर रह गया आपका कॉस ए रह गया, तो और नीचे भी प्लस कॉस में, तब इसका आंसर क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस ए तो रहेगा ही, नीचे मेरा क्या आ जाता है साइन ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दोनों अलग अलग, तो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, और यहां पर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है टेन ए, एंगल में ए है तो ए, इसका ये हो जाएगा उत्तर, यानी कि माइनस टेन ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉस ए रहता तो 1 बाई साइन बराबर क्या होता कोसेक, माइनस कॉस बाय साइन बराबर क्या हो जाता है कॉट हो जाता, तो वो आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर आप चीजों को समझ लीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से बता देता हूं कैसे होता है। लेकिन आपको याद रखना है हमेशा इस चीज को कि साइन के पोर्शन में जब दिया जाएगा तो उसको उसका आंसर होता है, उसको मतलब कॉस से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, और जब कॉस के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको साइन से डिवाइड कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए यहां पर किस प्रकार से होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं ना, तो देखिए ये क्या दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिया गया है कि 1 माइनस साइन ए यहां पर दिया गया है, और बटे में दिया गया 1 प्लस साइन ए। इसको क्या कीजिए परिमेयकरण कर दीजिए नीचे वाला का, तो परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इतनी सी बात है, आपको क्लियर है। अगर ऊपर नीचे कुछ बन पा रहा है तो बना दीजिए। देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है भाई, यहां पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को वैसे ही रहने दीजिए आप। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो रूट के अंदर 2 मिलता है तो एक बाहर, तो यहां से एक निकल जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर रूट को हटा देता है, यानी कि 2 को मिलेगा तो अंदर रहता है तो एक बाहर, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है सेक हो जाता है, ऐसी सेक, तो सेक ए माइनस है तो बीच में माइनस, साइन बाई कॉस बराबर क्या हो जाता है टेन ए, टी ए एंड टेन ए। तो ये हो गया आपका उत्तर। इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम इसको चुटकियों में, क्योंकि ऑप्शन में बताना रहता है, तो आपको सीधे दिमाग में एक चीज फिट रखना है कि साइन के फॉर्म में दिया जाएगा तो कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस के फॉर्म में दिया जाएगा तो साइन से डिवाइड करना रहता है, केवल ऊपर वाले पोर्शन को मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, इस सवाल को अपने इसके पिछले वाले वीडियो में पूरा विश्लेषण दिया है, ठीक है। इसको देखते ही आंसर बना पाइएगा। क्या लिखा गया है कि cos b बराबर 5/9 जो दिया गया है 5/9, तो cos बराबर क्या होता है cos बराबर b बाई एच होता है। cos बराबर क्या होता है b बाई एच, यानी कि ये मेरा b का मान है, ये मेरा h का मान है। कमी किसका है p का मान का कमी है, ठीक है। तो p का मान निकालेंगे, यानी कि आपको एक चीज पता है इस प्रकार से, क्या पता है ये मेरा क्या है ये b है, ये h है, ये p है। अगर हमको ये वाला चाहिए तो इसका मान को स्क्वायर कर देना और इसको इससे घटा देना अंडर रूट में क्या करना है, इसका जो भी मान होगा उसको स्क्वायर करके
और इसका मान को b का मान को स्क्वायर करके घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे ना, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 होगा, बिल्कुल होगा। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 25, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, रूट अंडर रूट 56 हो गया। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप तो क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 4, तो 4 का रूट 2 निकल जाएगा और 14 को अंडर रूट में रहने देते हैं, यानी कि h बराबर क्या वैल्यू आ गया, माफ कीजिएगा ये मेरा p का वैल्यू आ रहा है, तो p बराबर क्या वैल्यू आ गया 2√14, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, कोसेक b, तो आपको पता है कि कोसेक का मान क्या होगा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 ही चीज आप याद रखिए, साइन कोस और टेन, तो साइन बराबर होता है p/h, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा h/p, तो h मेरा कितना है, h मेरा 9 है, तो ऊपर में 9, और p का वैल्यू अभी अभी निकाला है 2√14, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन वाला, जहां आपको लग रहा है वही आपका आंसर, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा चीजें होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझना रहता है। उम्मीद करें ये भी चीज आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आ जाता है। देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, तो देखिए इस सवाल को कुछ आप अपने दिमाग से करने का कोशिश कीजिए, मतलब क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए और करने का कोशिश कीजिए। जैसे ये 10 में दिया गया है, तो 10 को क्या अगला वाला जो वैल्यू दिया गया उसमें बदल सकते हैं, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ताकि साइन साइन कॉमन आ जाएगा और कुछ ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 को मैं बनाऊं तो क्या बना सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, और बगल में क्या है साइन ए है, तो साइन ए रहने देते हैं। थोड़ा सा विश्लेषण पर चल रहे हैं, बाकी इसका आंसर क्या होगा, साइन ए कॉमन ले लेंगे, तो साइन ए कॉमन ले लेगा, तो 1/cos बराबर क्या आ जाएगा, सेक -1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सेम चीज होगा लेकिन नीचे प्लस है, तो साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा सेक -1 बटे सेक +1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब कैसे हुआ उस चीज को समझ लीजिए, साइन बाय कॉस माइनस साइन ए इसको लिख सकते हैं, और नीचे वाला को क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से नीचे वाला को लिख सकते हैं साइन ए बटे यहाँ पर कॉस है, लेकिन यहाँ नीचे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर साइन है तो साइन है। अब देखिए एक काम कीजिए, साइन को ऊपर में कॉमन ले लीजिए, ठीक है, साइन को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/cos, और आपको अभी भी बताया कि 1/cos बराबर क्या होता है सेक ए, माइनस साइन को कट जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी साइन को कॉमन ले लिया जाएगा, साइन ए को कॉमन लिया जा रहा तो ए लिखेंगे, उसके बाद 1/cos बराबर यहाँ हो जाएगा सेक, ठीक है, सेक ए बीच में प्लस, और साइन उठ गया तो यहाँ पर 1, साइन से साइन कट जाएगा तो बचे क्या सेक -a बटे सेक +1, यानी कि आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई वो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और भी बेहतरीन सा सवाल है, कुछ इस प्रकार से। देखिए आपको 2 कंडीशन हम बताते हैं यहाँ पर, आप इस कंडीशन को याद रखिएगा। जब कभी भी आपको इस टाइप से पूछा जाए, क्या पूछेगा, x प्लस, मान लेते कि कुछ भी पूछे कि k + 1, देखिए जब कभी भी, मतलब एक चीज आपको याद रखना है कि x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x बराबर वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये मेरा पहला कंसेप्ट है। दूसरा नंबर कंसेप्ट को यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर x + 1/x = -2 है तो x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी पर बेस्ड ये सवाल है। देखिए क्या आ गया, k + 1/k -2 = 0, तो हम क्या करेंगे, k + 1/k -2 जो है इसको बराबर को ऊपर टी भेज देंगे, तो एक स्टेप और लिख देते हैं हम अभी आपको समझाने के लिए, तो माइनस से उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो k + 1/k = 2 है, तो k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार से x + 1/x = 2, तो x का वैल्यू 1। आपसे पूछा क्या गया है कि k के पावर में 17, तो k का वैल्यू तो 1 हो गया ना, 1 के पावर में 17 रखें या 1 लाख रखें क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही होगा, तो 1 + 1/1, तो 1 के 1 और 1 यहाँ पर 2/1, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। किसी के नीचे 1 का मतलब कोई वैल्यू नहीं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिएगा, ठीक है। और इसी पर बेस्ड और एक भी सवाल है, तो पहले ये कराना चाहिए था फिर उसको कराना चाहिए था, ठीक है। देखिए इस टाइप के सवाल में क्या होता है, जैसे ये आपको दिया गया है ना कि x का पावर में 4 + 1/x के पावर में जो भी वैल्यू दिया जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पर दिया जाएगा, अगर इसका निचला वाला मान चाहिए कि x² बटे ये वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो भी वैल्यू दिया गया ना इसको जोड़ करके इसको +2 करके अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। और अगर मुझको अगर ये चाहिए x + 1/x यहाँ से निकालना है, तो फिर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर x वैल्यू निकलेगा तो x + 2 कर देना है, उसका अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। और अगर हमको कभी क्यूब वाला वैल्यू चाहिए कि x³ बटे 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका, याद रखिएगा ये क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू वही हो जाता है यहाँ पर कि हो जाता क्या होता है कि x³ - 3x, ठीक है,
यानी कि x का वैल्यू जो होगा वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बातों को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर जैसे ये दे रखा है कि x प्लस 1/x के पावर में 4 बराबर 47 दे रखा है, 47 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये फॉर्म का मान चाहिए, मान यानी कि x का मान चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर x² प्लस 1/x² का मान पहले चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट, तो 47 और 2 हो जाएगा 49, 49 में अंडर रूट लगा देंगे तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कदम और आना पड़ेगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से निकालेंगे ना, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, तो 9 का अंडर रूट लगा देंगे तो 3। अब देखिए x का वैल्यू 3 हो गया, तो अब एक्स क्यू को आराम से निकाल सकते हैं। एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर में q, यानी कि x ये है। ठीक है, तो 3 के पावर में q माइनस 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3, तो 3 का क्यू हो जाएगा मेरा 27 माइनस 3 तिया हो जाएगा 9, तो 27 में से 9 घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 18। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा। इतनी सी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सवाल को आप देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है कि इस प्रकार से चीजें होता है। ठीक है, पावर से जब घटेंगे तो उसको 2 जोड़ के अंडर रूट कर देते हैं, और क्यूब में जब वैल्यू चाहिए तो एक्स क्यू माइनस 3x, यानी कि कुछ भी रहेगा, के फे जो भी मान सकते हैं, जेड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उम्मीद करें आप चीजें यहां तक समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। सवाल मेरा क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में, 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर घटा दे, 40 किलोमीटर से घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, यानी कि दूरी कितना है 40 किलोमीटर, उसको 24 मिनट में तय करता है। तो इसका दूरी स्पीड जो भी रहा होगा ना, उसमें बोला कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। आपको पता है कि स्पीड नहीं कितना है, तो वास्तविक चाल बराबर क्या होता है, यानी कि चाल निकालना होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका 40 है, 40 किलोमीटर, और समय कितना है 24 मिनट है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए करना पड़ता है। आइए नीचे से मेरा क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 40 गुने 60 बटे 24 यहाँ पर करेंगे, तो 6 चौके 24 और 6 10 में 60, 4 से ये 10 बार में, यानी कि स्पीड क्या होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गया। इस बात को समझिएगा कि वास्तविक चाल पहले हमको पता करना होगा कि ओरिजिनल चाल कितना है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या कर रहा है कि उस चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा देता, तो पहले 100 था, अब 40 घटा दिया, 40 इसमें माइनस कर दिया तो कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं होगा। आप बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब तो कार द्वारा यही दूरी को तय करने में समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी मेरा कितना है, दूरी मेरा 40 है, और चाल कितना है 60, 0 से 0, 2 दूगुने 4, 2 तिया 6, ये क्या है 2/3 घंटा में, लेकिन मिनट में आंसर दिया है, तो 2/3 को अगर मिनट में बदला जाए तो 60 से गुना 3 से 20 बार में 20 दूगुने 40, यानी कि 40 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल था, तो उसी तरीके से आपको चीजों को करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मेरा क्या कहता है, और भी आसान सा सवाल है। क्या कहता है कि P और Q मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि P प्लस Q। ये क्या हो रहा भाई, ठीक है, अरे अब तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि Q अकेले इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो P अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q मिलकर कितना दिन में कर रहा है, P और Q मिलकर किसी काम को 20 दिन में। लेकिन सवाल कह रहा है कि भैया देखो Q जो है ना वो अकेले इसी काम को 25 दिन में कर देता है, तो टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम आप बोलेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम 100 है। तो ठीक है, तो P प्लस Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, जबकि Q अकेला एक दिन में 4 काम कर देता है। तो P कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। तो P यानी कि एक दिन में एक काम करता है, तो 100 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, 100 दिन का समय लग जाएगा, तो 100 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे P और Q की क्षमता दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखें आप तो आपको पता चला कि भैया देखो दोनों में से तो 5 काम कर रहा था, लेकिन Q अकेला एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो अगर मैं यहां पर 4 बैठा दूं और यहां पर 5 है, तो ये कितना करता होगा, तभी तो 1 करता होगा, तो अभी तो दोनों मिलकर 5 हुआ, यानी कि P एक दिन में करता है 1, तो 100 काम करने में कितना दिन का समय लग जाएगा, 100 दिन का समय लग जाएगा।
ठीक है, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए, औसत एवरेज का सवाल है। ठीक है, एवरेज का सवाल है, क्या कहता है कि 20 व्यक्तियों का एवरेज औसत भार 60 किलोग्राम है। इस टाइप के सवाल आपको बनाने हम बताए थे। ठीक है, क्या कि 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 किलोग्राम हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जब भी नए व्यक्ति का बोला जाएगा तो आपको बताया था कि न्यू व्यक्ति बराबर होता है ओल्ड प्लस माइनस जितना घटा या बढ़ा, और यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितना है वो, यानी कि टोटल व्यक्ति कितना होता। तो न्यू मेंबर का जब भी आपको औसत चाहिए ना, तो ओल्ड में इसका औसत कितना था, तो 60 किलोग्राम इसका औसत था, तो 60 किलोग्राम। एक व्यक्ति जो आया उसके वजह से औसत में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। देखिए पहले 60 था, एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्ति हो जाता है, यानी कि पहले 20 व्यक्ति था, अब एक व्यक्ति आया, तो औसत भार 59 व्यक्तियों का औसत भार 59 होता है। पहले 60 था, नया व्यक्ति जैसे ही शामिल होता है तो सबका औसत भार 59 होता है, तो क्या हुआ, कमी हो गया। कितने का कमी, तो -1 की कमी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितना है 21, तो ये हो जाएगा बस 60 - 21 कितना हो जाता है आपका, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 39 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिएगा। जब भी नए मेंबर का आपको वैल्यू चाहिए ना, नए मेंबर का मतलब नया व्यक्ति जो भी आएगा, तो आपको ये देखिए कि उसका पुराना सबसे पहले औसत कितना था, औसत भार, औसत वजन जो भी बोलेगा, उसके बाद हम माइनस या प्लस करते हैं कि औसत में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। तो पहले 60 था, अभी हो गया 59, कमी है कितने का, 1 का। वो कमी कितने पर हो रहा है, टोटल व्यक्ति कितना है, तो पहले 20 था, 1 आया तो टोटल हो गया 21, तो गुना 21 बस हो गया। ठीक है, ये एकदम मतलब जहरीला ट्रिक है। ठीक है, अगला सवाल पर देखिए। अगला सवाल भी औसत पर ही है। सवाल क्या कहता है कि एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु इतना है। एक सोसाइटी में 120 सदस्य है जिसका औसत आयु इतना है, इतना वर्ष है। ठीक है, औसत आयु वर्ष इतना 62.5। 30 नए सदस्य शामिल करने पर, 30 गो नया आ गया, 30 नए सदस्य शामिल करने पर औसत आयु 52.2 वर्ष हो जाता है। तो नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो कितने नए सदस्य कितने जुड़े, तो 30 न्यू मेंबर का औसत चाहिए। तो पहले औसत कितना था आपका 62.5। ठीक है, अब 62.5, अब जो 30 नया मेंबर आया तो उसमें औसत घटा कि बढ़ा, क्या हुआ, घटा कि बढ़ा। तो पहले 62.5 था, अब 58.2 हो गया, तो आपको पता चल रहा कि घट रहा। तो 62.5 में अगर 58.2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 2 तो यहाँ पर 3, 12 में 8 जाएगा तो 4, यानी कि 4.3 की कमी हो रहा है, तो -4.3। और टोटल मेंबर कितना हो गया, पहले था कितना आपका 120 सदस्य और 30 बाहर से आ गया तो कितना हो गया 150। ठीक है, 150, तो ये क्या होगा वहां चल जाएगा, तो न्यू मेंबर बराबर कितना हो जाएगा 62.5 इंटू 4.3 इंटू 150। ठीक है, और ये बटे 30 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो 3 × 5 = 15 बार में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 62.5 तो रह जाएगा, माइनस इसको गुना करेगा 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 20 और 21, एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 5 में से 5 घटेगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये पॉइंट के बाद 0 है तो 0, यानी कि 41 ईयर ओल्ड होगा। ठीक है, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 41। इतनी सी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल में आपसे यह पूछा गया था कि अगला सवाल में 20 से 21 हुआ था, यानी कि एक व्यक्ति, अब यहां पर 30 नए व्यक्ति आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 नए व्यक्ति, इसीलिए 30 न्यू मेंबर का आपको वैल्यू चाहिए था। और यहां पर हम टोटल व्यक्ति करते हैं कि पहले कितना व्यक्ति था 120 और 30 आ गया तो टोटल हो गया 150 व्यक्ति। ठीक है, तो 30 न्यू मेंबर, तो 30 न्यू मेंबर चाहिए तो 30 मेरा उधर चला जाएगा। इतनी सी बातें आपको एवरेज में, ठीक है, उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है, किस प्रकार से कि रोहित एक गेंद को 700 रुपए में खरीदता है और रोहित इस गेंद पर 20% का और 40% के 2 क्रमागत बट्टे यानी कि छूट देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एसपी निकालना है। गेंद को खरीदा है 700 रुपए में, पहला बार क्या किया उन्होंने 20% का छूट दिया, यानी कि 20% का छूट देता है, तो कितने में बेच रहा है 80% में। 80% का मतलब 80 ऊपर नीचे 100 रह जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठता है, आपको पता होगा। उसके बाद उसी सामान को क्या करा 40 रुपए का फिर छूट देता है,
तो 100 रुपए के सामान में 40% का छूट दे दिया, तो बेचा कितने में 60% में, तो 60 अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 10 10 10 10 3 से 3 जीरो कट गया यहाँ पर, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 छो 48, 48 गुना 7 करेंगे तो 7 अट्ठे 56 के 6 हाथ पे रहा 5, 7 चौके 28 और 5 हो जाएगा आपका 33, यानी कि 336 रुपए। 336 रुपए उसको यहाँ पर छूट दे दिया 2 बार, ठीक है, कर्मागत छूट। उम्मीद करें इतनी सी बातें आपको समझ में आए होंगे। ये क्या किसका सवाल, बट्टा का सवाल था, ठीक है, डिस्काउंट का सवाल था कि 2 कर्मागत छूट देता है तो सेलिंग प्राइस पूछता है कि कितने में बेचा भैया, तो देखो इतना में बेचा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब हम लोग 25 से लेकर 6 सवाल मतलब 6 नंबर तक आ गए, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, वो 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर वो 20% लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 पेन पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि देखिए 80 पेन लाया, ठीक है, जिसमें से 40 पेन उन्होंने 20% की हानि पर बेचा, और 40 पेन को कितना प्रॉफिट कमाएगा वो पूछ रहा है, और दोनों को मिला करके उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक बात समझिएगा, 80 में से 40 बेचा, यानी कि आधा, अगर मैं बात करूं कि 1/2 बेच रहा है हानि में, कितना हानि में 1/2, 80 पेन में से अगर 40 पेन वो 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि टोटल 80 है तो आधा तो बेच रहा है ना हानि पर, कितना परसेंट, 20% की हानि पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि और जो 40 पेन है ना, और आधा 40 पेन का मतलब क्या है 1/2, यहाँ पर आधा यहाँ पर आधा, तो आधा आधा पूरा तो 80 हो जाएगा मेरा, ठीक है, आधा ले लिए। इस 40 पेन पर लाभ क्या होगा, तो इस पर गुना प्रॉफिट कितना कमाएगा, ठीक है। अब अगर आप बीच में सवाल में क्या कर रहा था, यदि सभी पेनों को मिलाकर उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि ये वाला परसेंटेज आपको चाहिए, तो यहाँ पर कुछ काट शीट कर सकते हैं, तो काट दीजिए 2 से या 10 बार में, यानी कि यहाँ पर हो गया माइनस का 10%, माइनस का 10% अगर बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस का 10%, तो प्लस का 10% यानी कि कितना हो जाएगा 30%, यहाँ पर हो जाएगा टोटल का 30% होगा। तो 1/2 यहाँ पर क्या है, भागा में है, तो 2 मेरा क्या होगा यहाँ पर गुना में चढ़ जाएगा। अब P अपना स्थान में तो रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए, तो 30 दुगने कितना हो जाएगा 60% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा 60%, आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसका हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। 80 रुपए उन्होंने पूछ रहा था कि 80 पेन खरीदे, हमने 80 पेन खरीदे जिसमें 40 पेन हम कितना 20% के नुकसान में बेच रहे हैं, ठीक है, और दोनों को मिला करके वो 20% का प्रॉफिट होता है, जबकि और 40 पेन को बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो आधा पेन मान लेते कि 40 तो 20% के नुकसान में बेच रहा, तो मान लिया कि आधा पेन को 20% के नुकसान में बेच रहा, 1/2 नुकसान में, तो इसीलिए हमने आगे माइनस लगाया क्योंकि 20% के नुकसान में बेच रहा है, ठीक है, 20% के। उसके बाद और आधा पेन को उसमें कितना में बेचेगा, मतलब कितना परसेंट कमाएगा, अगर दोनों को मिला करके 20% अर्जित करता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 60%। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अगला सवाल पर देखिए, अगला सवाल देखिए और भी बेहतरीन सा सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपए हो जाता है, तो उस धनराशि का मूल्य क्या होगा। साधारण ब्याज ये आपको क्या दिया गया है, ये साधारण ब्याज समेत दिया है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा गया है, तो 3 वर्ष में 10% करके यानी कि 30% तो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 30% का तो ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई मेरा क्या हो गया 30% हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि साधारण ब्याज में एक साल में जितना हमें ब्याज मिलता है, अगर पहला साल हमको 10% मिल रहा है तो अगला साल फिर 10% मिलेगा, उससे अगला साल भी 10% ही मिलेगा, तो 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा हमको, 30% ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मेरा मूलधन मान लेते हैं 100% है, तो 100% में 30% मिल गया हमको ब्याज, तो टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया 130%। और यही 130% देखिए 3 वर्षों में कितना मिलता है, रुपया में आपको 403 मिलता है। तो सवाल पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, यानी कि 100% का आपको मान पूछा गया है, तो यहां से अगर 1% का आप मान निकालेंगे, 1% का मान, तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, तो 403 बटा कितना हो जाएगा 130। आप काटेंगे 13 से, 13 धाम 130, 13 तिया 39, 1, तो कितना हो जाएगा 3.1। ये 1% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, इधर 2 से गुना, तो यहाँ पर 00, तो कितना हो जाएगा 3100 हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि मूलधन कितना है आपका 310 है। आपको पता है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, तो मूलधन कितना हो गया 3100, 310 रुपया। अगर मैं बात करूं यहां पर कि भैया देखो ये जो मूलधन है ना 310 रुपया मूलधन है,
और 10% के रेट से 3 साल में ब्याज लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10% की रेट से 3 साल में 30%, तो कितना हो जाएगा? 30% यानी 310 का 30% अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो 0 0 0 से 0 कट जाएगा, 0 3 1 के 3 3 3 9, 93 रुपए मिल रहा है आपको ब्याज, 93 रुपए। तो मूलधन मेरा 310 था, 93 जोड़ दीजिए तो 3 1 के 3, 9 1 10 के 0 और 1 4, तो 403 रुपया आपको क्या मिल रहा? मिश्र धन तो मिलेगा ही यानी, ठीक है, यानी कि इतना रुपए आपको घुमा के देना, तो ब्याज मेरा 93। तो यही चीज निकालने के लिए बोल रहा था। तो इसी को मैंने मूलधन मतलब मूलधन को 100% हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिएगा। ये तो मैंने आपको ये निकाल के दिखाया कि 310 रुपए मेरा मूलधन सही है कि नहीं है। 310 रुपए में अगर 3 साल में 10% का ब्याज देगा तो 30%, तो 310 का कितना हो गया? 93 रुपया। तो 310 रुपया में और 93 रुपया अगला हमसे जोड़ के देगा कि नहीं? तो 403 रुपया देगा, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं था। अब ये सवाल को देखिए, इस सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग का बचत करता है, ठीक है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि राहुल की आय 36,000 रुपए है तो उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले धनराशि कितनी होगी? आपको एक चीज पता है इसमें क्या दे रखा है, देखिए कि खर्च और बचत, खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब सेविंग, इस दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 5:4 है। तो खर्च और बचत दे दिया है तो आप इनकम बना सकते कि नहीं बना सकते? तो इनकम का रेशियो क्या होता है? ये दोनों का जोड़, यानी 4 और 5 9। इनकम का मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम मेरा वेतन कितना है ये किस पर डिपेंड करेगा कि अगर मेरा वेतन 9 रुपया है तो हमने दुकान में 4 रुपया दिया और 5 रुपया बैंक में डाला, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए यानी कि 9 रुपया मेरे पास था इनकम, तो यानी कि सेविंग और खर्चा दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो मेरा वेतन होता है, यानी कि मेरा इनकम होता है। इतनी सी बात आप समझ पा रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मेरे पास 20 रुपये, हमको महीने में 20 रुपया मिला, उसमें से हमने 10 रुपया खर्चा कर दिया और 10 रुपया मेरे पास बैंक में पड़ा है, तो मेरा इनकम कितना था 28 दिन में? अगर 30 दिन में तो 20 रुपया। कैसे पता चला? क्योंकि 10 रुपया मैंने खर्चा किया और 10 रुपया मैंने बैंक में रखा, तो 10 10 20 रुपया हो गया, तो मेरा इनकम था। मैंने कि वेतन, सैलरी, इनकम जो बोलिए आप, फिक्स इनकम। तो इनकम को बहुत आसान तरीके से यहां से हमने निकाल लिया, लेकिन ये तो रेशियो में है ना। तो सवाल क्या कह रहा कि राहुल की आय जो है ना, यानी कि इनकम, आय 36,000 है, 9,000 नहीं है, 9 नहीं है, कितना है? 36,000 है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600 नहीं भैया, 36,000 है। तो 9 चौके 36 यानी कि एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है? तो उसके द्वारा खर्चा की जाने वाली, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, 5 यूनिट खर्चा करा, एक यूनिट का 4,000 वैल्यू होता है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? गुना 4,000 बराबर हो जाएगा आपका 20,000। ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो 20,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेरा क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि ए की आय 20% बी की आय की 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या होगा? ए का 20% यानी कि ए इंटू 20% बराबर है बी का 10%, ठीक है। तो ए की आय जो दे रखा है ये दे रखा है रुपया में, तो यहां से निकाल सकते हैं 10 से कम 10, 10 दूगुने 20, यानी कि ए बटे बी अगर करेंगे तो रेशियो में क्या आएगा? 1/2, यानी कि ए इसका ले लेगा, बी इसका ले लेगा। तो ए का मान दे रखा है 2550, यानी कि एक यूनिट का मान 2550 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5100 हो जाएगा। 25 दूने 50 यानी कि 5,000 और 50 50 100 यानी 5100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करिए छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इस तरीके के सवाल को क्या करना होता है, जहां पर सवाल दिया जाए वहीं पर आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको कराए थे, ठीक है। जैसे इस सवाल पर करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे यहां पर भगा है तो भगा को हम क्या करेंगे? गुना में बदल देंगे। तो 1/1 है, इसको गुना में बदल देंगे तो 2 मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 2 मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 2 से 2 यहां पर कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर 1 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस रख देंगे, ठीक है। यहां पर 1/2 रहने देते, 1/2 रहने देते, इसको गुना में बदल देंगे तो ये 2 मेरा ऊपर हो जाएगा, नीचे 1, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2, तो 1/2 इसको गुना करेंगे, 2 कम 2 1, 3/2, इसको आप बगल में रख दीजिए कि ऊपर वाले को जब सॉल्व किया तो 3/2 मिला हमको, ठीक है। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए यहां तक तो ठीक है, गुना चल रहा है। अब इस भागा को गुना में बदल देंगे तो ऊपर मेरा 2, नीचे 1 हो जाएगा, 2 दूगुने 4 कट जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा यहां तक, ठीक है। इतनी सी बात। अब यहां पर बीच में प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ये भागा को गुना में बदल दीजिए तो ऊपर मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। भागा को ऊपर में 4, तो 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या है? 1 और नीचे क्या है?
नीचे मेरा 1 है, ठीक है, ऊपर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर बीच में क्या है माइनस, तो 1/4 यहाँ पर भगा है तो ये गुना में बदल जाएगा, तो ऊपर मेरा 2 नीचे 1, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1/4। इस तीनों में अगर 8 को एलसीएम ले लिया जाए, 8 2 4 में एलसीएम क्या होगा 8 ही होगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 चौके यानी कि 4 होगा, यहाँ पर 4 दूने 8 यानी कि 2 होगा, माइनस का 2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ पर 4 1 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3/8, यानी कि नीचे वाला का वैल्यू 3/8 हो गया, ऊपर का वैल्यू 3/2 था, नीचे का वैल्यू कितना हो गया 3/8। हमने कल आपको बताया था कि जब कभी ये इस रूप में रहता है a/b/c/d में रहता है तो ये कुछ इस प्रकार से रिश्ता बना लेता है, ये बना लेता है इसके साथ रिश्ता, इसी बना लेते हैं इसके साथ, यानी कि a/d हम करते हैं और बटे कर देते हैं b/c का। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा 3 और 8 का रिश्ता बनेगा, यानी कि 3 × 8, और नीचे क्या बनेगा 2 × 3 का रिश्ता बनेगा, तो 2 × 3, 3 से 3 मेरा खत्म हो जाएगा, 2 से 4 बार में खत्म हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर 4 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का इस टाइप के सवाल बना दिया जाए तो आप कोशिश कीजिएगा जहां पर दिया गया है वहीं पर हम इसको निपटारा कर देंगे। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आज का, तो इस सवाल को देख लीजिए। देखिए इस टाइप के सवाल जब भी आप पूछा जाए ना तो सीरीज को देखिए, ये कोई सीरीज फॉलो कर रहा है क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 - 2 है, ठीक है, 1 - 2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये जैसे 3 - 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये 5 - 6 क्या है माइनस का 1 हो जाएगा। कभी स्क्वायर में भी दिएगा तो इस तरीके से देखिए कोई सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए कि सीरीज फॉलो कर रहा है। आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं कि 2 टर्म को मिला करके एक टर्म बन रहा है। यहां पर भी 2 टर्म को मिला करके एक टर्म बन रहा है, तो 2 टर्म मिला करके एक टर्म बन रहा है। तो टोटल कितना पद है 100 पद। 100 पद में कितना बनेगा, इस तरह माइनस माइनस डॉट डॉट करके कितना बनेगा 50 तो बनेगा। तो अगर सब में से मैं एक को कॉमन ले लूं, माइनस को कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा 1 + 1 + 1 + 1 1 करके 50 तो मिलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया आंसर इसका माइनस का 50। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप पे सवाल दिया जाएगा तो आप ये देखिएगा कि इसमें कोई सीरीज अप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें आज की ये क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग सॉल्व करेंगे शिफ्ट नंबर 3 के सभी सवालों को, ठीक है।